नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को सुरक्षित बनाने की दिशा में सरकार ने यूपीएस से जुड़े कई नियमों को गजट में नोटिफाई तो कर दिया, लेकिन यूपीएस और एनपीएस से जुड़े नियमों में ऐसा बदलाव किया कि कर्मचारी वर्गों में फिर से बवाल मच गया है। क्या है बवाल की बड़ी वजह, आज के मनी सेंट्रल में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। सरकारी नौकरी में पेंशन अब आपको अपने आप नहीं मिलेगी। एक छोटी सी चूक अगर आपने कर दी, यानी सही समय पर पेंशन योजना का ऑप्शन यानी जो विकल्प है वो नहीं चुना, तो आपका पेंशन जीरो हो जाएगा। अब पीएफआरडीए ने पेंशन से जुड़े नियमों में ऐसा क्या बदलाव किया, एकदम आसान भाषा में उसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे सरकार की कमाई। खबरें आ रही हैं कि केंद्र सरकार को इस बार भी डिविडेंड के रूप में अनुमान से ज्यादा पैसा मिल सकता है। अब सरकार को डिविडेंड से ज्यादा पैसा कहां से मिलने की उम्मीद है, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे चांदी की। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने चांदी की कीमतों को लेकर बड़ी बात कही। कहा कि चांदी का जो बम है वो फूटने वाला है। और क्या क्या बातें कही हैं रॉबर्ट कियोसाकी ने, इसको भी आज के मनी सेंट्रल में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। केंद्र सरकार ने 24 जनवरी 2025 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि सरकार की नई पेंशन स्कीम थी, उसको नोटिफाई किया। कहा था कि ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। इसमें एश्योर्ड पेंशन, फैमिली पेंशन, मिनिमम पेंशन दिया जाएगा। फिर भी मात्र 1,22,000 के आसपास लोगों ने यूपीएस को ऑप्ट किया। अधिकतर नौकरी पेशा लोग अब भी एनपीएस में बने हुए हैं। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि पीएफआरडी यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम और एनपीएस से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया। कहा कि अगर कर्मचारी ने पेंशन योजना का विकल्प यानी ऑप्शन नहीं चुना तो पेंशन जीरो हो सकती है। प्रवीण सर से समझना चाहेंगे कि पूरा मामला है क्या, चूंकि सर लाखों लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, दिक्कत क्या है सर? देखिए, अभी तकरीबन 2 दिन पहले पीएफआरडी ने एक नया गजट वो डाला है। गजट तैयार हुआ है 23-24 दिसंबर का, लेकिन उसको 1-2 दिन पहले ही अपलोड किया गया है, ऐसी जानकारी मिली है। अब इस गजट में जिस तरह का जिक्र किया गया है पेंशन को लेकर सरकारी कर्मचारियों के, वो थोड़ी चिंता पैदा करने वाला ज़रूर है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जी। इसमें 2-3 चीज़ें हैं विशाल सर। एक तो बार बार यूपीएस के नियमों में कई बार बदलाव हुए। एक तो उसकी डेडलाइन को भी बढ़ाया गया सर, डेडलाइन बढ़ाया गया। उसके बाद उसको अच्छा अट्रैक्टिव बनाने के लिए कई बार सरकार ने बदलाव किए। ये नियम ऐसा है, वो नियम वैसा है, ऐसे कई बदलाव इधर आप समझिए कि पिछले 3-4 महीने में सरकार कर चुकी है। अब एक नया बदलाव यहाँ पे आ गया है। ये बदलाव कुछ गंभीर है, कुछ चिंता पैदा करने वाला है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी जो यूपीएस में है, अगर वो 15 साल से पहले उसका निधन हो जाता है या परमानेंट डिसेबिलिटी होती है किसी एक्सीडेंट या किसी वजह से, तो उसकी पेंशन उस दशा में बिल्कुल नहीं मिलेगी अगर उसने एक विकल्प वो पेंशन नियमावली 2021 के तहत अगर उस पेंशन उस फॉर्म को या उस विकल्प को अगर नहीं भरा होगा जी। अब इसमें समस्या वाली बात यह है कि जब सरकार यूपीएस लाई और जो एनपीएस के लोग यूपीएस में शिफ्ट हुए 1.25 लाख के आसपास, 1.25 लाख से भी कम, 1,22,000, उनको ऑनलाइन तरीके से शिफ्ट कराया गया। ऑनलाइन शिफ्ट कराया गया, वहाँ पे इस बात का कोई विकल्प था नहीं। कई बार जो मैं कर्मचारी संगठनों से बात करता था सर, वो लोग कहते थे कि ये जो प्रोसेस है शिफ्ट करने का, ये भी बड़ा पेचीदा है विशाल जी। अब लोगों को समझ ही नहीं आता है। लोग उतने मतलब डिजिटली कहिए इन्फॉर्म नहीं है, उनको नहीं पता है। साइबर कैफे और इसके मार्फत जाते हैं और उन लोगों को तो और नहीं पता है भाई कि मान लीजिए छोटी छोटी महीन चीज़ें हैं, ऑप्शंस। अब गजट ही देखिए, लंबा चौड़ा गजट है, उसमें बीच में ये मामला अगर फंस रहा है जिसको हम लोग आज डिकोड कर रहे हैं, तो ये दिक्कत है बिल्कुल। और ये इस बड़ी एक और बात है कि इस पूरे मामले की रिपोर्टिंग भी अभी तक उस तरह से नहीं हुई है। एक आध रिपोर्ट जगह कहीं आया है। तो अब मसला ये है कि इस विकल्प को भरने के लिए फॉर्म अलग से दिया जाएगा कर्मचारियों को, तब वहाँ पे आपको टिक करना होगा। अब जो लोग यूपीएस में और ये लागू हो गया है इंस्टेंट प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से इसको लागू कर दिया गया है। अब जिन लोगों ने यूपीएस ऑप्ट किया है लेकिन इस विकल्प को नहीं चुना है अभी तक, या वो फॉर्म लेंगे उसको चुनेंगे, और अगर मान लीजिए 15 साल से सर्विस कम है और ऐसे किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है या डिसेबिलिटी हो जाती है, ऐसे व्यक्ति के परिवार को कोई पेंशन नहीं मिलेगी। उनको, उनके परिवार को जो भी कंट्रीब्यूशन है
वो सारा का सारा कंट्रीब्यूशन ब्याज के उनकी फैमिली को दे दिया जाएगा। तो परिवार जो है ऐसे एम्प्लॉयज़ का, वो दरअसल पेंशन से वंचित रह जाएगा विशाल। जी चलिए सर, तो 20 साल से ज़्यादा नौकरी करने वालों के लिए क्या है, तो 20 साल या उससे ज़्यादा सेवा करते हैं तो यूपीएस एनपीएस में से सही जो है ऑप्शन अगर आपने चुना है तभी पेंशन मिलेगी। अगर मृत्यु हो जाती है, विकलांगता की जो स्थिति है, उसमें परिवार को लाभ मिलेगा। तो पहले और अब में जो बड़ा फ़र्क आ रहा है सर, 2-3 पॉइंट्स में मैं समझाना चाहूँगा कि विकल्प नहीं चुना तो कुछ लाभ नहीं मिलेगा, और अब क्या है कि विकल्प नहीं चुना तो पेंशन ही नहीं मिलेगा। पहले कहा जाता था कि जो नियम थोड़े लचीले थे, अब कहा जा रहा है कि नियम बहुत जो है वो सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। कर्मचारी की बात कही जा रही है कि वो सुरक्षित। पहले क्या था, एनपीएस पे जब लोग थे तो एनपीएस अब माफ कीजिएगा कि विकल्प न चुनने पर भी कुछ लाभ मिलता था सर। नहीं, मैं बताता हूँ। एनपीएस में पहले ये विकल्प था कि अगर आप 15 साल तक की अगर आपकी नौकरी है तो आपका पहला ऑप्शन वहाँ पे टिक है, वो बाय डिफॉल्ट मिल रहा है। उसके तहत ये है कि आपका जितना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है जी, वो एक मुश्त, हाँ, वो कॉर्पस एक मुश्त मय ब्याज के परिवार को मिल जाएगा। बाकी जो हिस्सा है सरकार का जो जमा है, उसके जरिए आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% यानी आधी सैलरी, मान लीजिए 20,000 रुपये अगर आपकी सैलरी थी लास्ट ड्रॉन, तो उसका आधा यानी 10,000 रुपये प्लस डीए आपके परिवार को बतौर पेंशन मिलेगा जी। 15 साल की सर्विस से ऊपर अगर आप बढ़ जाएंगे तो आपको 2 विकल्प मिलेंगे। एक विकल्प वो जो ये था कि 50% आप ले लीजिए, 50% से पेंशन मिलेगी। एक विकल्प ये कि 20% आप ले लीजिए, 80% से आपको एन्युटी या पेंशन आपको खरीदनी होगी। लेकिन कर्मचारियों के लिए जो चिंता की बात है, जो लगातार हम लोग इस बात को उठा रहे हैं कि बहुत से कर्मचारी जो हैं या फॉर्म या जो विकल्प है या जो ऑप्शंस है वो नहीं भरते हैं, उन्हें नियमों की जो है जानकारी नहीं होती है, और अब ऐसी अगर गलती की गई तो उन्हें बहुत भारी नुकसान जो है उठाना पड़ सकता है। नॉट ओनली हिमसेल्फ, पूरा परिवार को। एक तरह से ये जो लोग, खास तौर पे जो लोग 15 साल तक की जिनकी सर्विस है, उन लोगों को एक बड़े उसमें डालने वाली बात है। जिन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है वो एक बड़े रिस्क में है, कम से कम जब तक अब ये नया फॉर्म नहीं भर देते। और इससे ही ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या सरकार एक तरह से अब ये चाहती है कि लोग धीरे धीरे वापस शिफ्ट हो जाएं? मतलब ये एक सवाल जरूर पैदा जी, नहीं, उस बात पर भी आएंगे सर, लेकिन कुछ कर्मचारी संगठनों की जो बात सामने आ रही है उसको भी जो है इंक्लूड करने की हम कोशिश कर रहे हैं सर। कर्मचारी यूनियनों ने इसे जो है निराशाजनक बताया है इस पूरे कदम को। उन्होंने कहा कि सरकार को ये जो नियम है वो वापस जो है वो लेना चाहिए, कम से कम जो डिफ़ॉल्ट वाला जो ऑप्शन है, विकल्प है, वो देना चाहिए था, ताकि परिवार को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। अब जो आप बता रहे थे सर कि बिगर पिक्चर की आप बात बता रहे थे कि 1,22,000 के आसपास लोगों ने ही यूपीएस को ऑप्ट किया है। वन टाइम स्विच करने की बात भी कही जा रही थी, अब उसको भी बंद करने की बात कही गई क्योंकि डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाया गया सर। तो जब कर्मचारी संगठनों से मैं बात कर रहा था वो कह रहे थे कि नहीं, अब 1,22,000 जो संख्या है वो अब यूपीएस में ही बने रहेंगे, उनको जो बेनिफिट बताया जा रहा था यूपीएस के तहत वो मिलेगा। बाकी जो शेष जो लोग बचे हुए हैं उनको एनपीएस की ही बेनिफिट मिलती हुई दिखेगी। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? इस लिहाज से तो अब ये जान पड़ता है जो कि मात्र 1,22,000 के लिए थोड़ी एक पेंशन स्कीम चलाई जाएगी ना। मेरा कहना ये है कि जब इस तरह के नियमों की सख्ती जो हम देख रहे हैं लगातार, इसका अगर इस्तेमाल किया जा रहा है, एक नए गजट के जरिए ये इस तरह का नियम लाया गया कि आपको साफ पेंशन नहीं मिलेगी अगर 15 साल तक की सर्विस नहीं है और आप ऑप्शन नहीं भरते। इसका मतलब एक तरह से फिर वही बात आ गई कि आप कुछ हद तक डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या इसके ज़रिए फिर एम्प्लॉयज़ को ये लगेगा कि यार इससे तो अच्छी पुरानी पेंशन वो एनपीएस थी, जहाँ पे कि बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑप्शन आपको मिल रहा था जी। 15 साल तक की आपकी अगर सर्विस है तो आपके पास एक बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, फैमिली के लिए एक तरह का पुरानी पेंशन जैसा इंतजाम था वहाँ पे एनपीएस में। अब यहाँ पे आप इनसिक्योर हो रहे हैं, आपकी सेफ्टी नेट आपका कमज़ोर पड़ रहा है अगर आप वो ऑप्शन भर के नहीं दे रहे। और अब आप देख लीजिए, अगर 1-2 दिन 4 दिन में अगर लोग नहीं भर पाते, मान लीजिए जो 1,22,123 ये नंबर है टोटल जिन लोगों ने इसको ऑप्ट किया है, इनमें से कई लोग अगले कुछ दिनों में नहीं भर पाते। मान लीजिए उसमें से कुछ लोगों को के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, ऐसे परिवारों का फिर क्या होगा? तो ये एक सवाल जरूर है जो चिंता पैदा करने वाला है विशाल। चलिए सर, अब पेंशन की बात हो रही है सर, तो थोड़ा
जो है मामला EPS 95 की तरफ भी ले जाते हैं। सर, इस बार कहा गया, बड़ी उम्मीद भी थी कि जो 1,000 रुपये का जो मिनिमम पेंशन है उसको जो है बढ़ाकर 7,500 किया जा सकता है, लेकिन संसद में साफ तौर पर इस बात को लेकर कह दिया गया कि नहीं, अभी कोई विचाराधीन, इस पर कोई जो है काम आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। उस पर कोई लेटेस्ट अपडेट हो या इस पर कोई? मुझे लगता है कि देखिए, ठीक इसी तरह के हालात पिछले साल भी थे, जब दिसंबर में सरकार ने मना कर दिया था कि 8वें वेतन आयोग को लेकर आने का सरकार का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उसके बाद जनवरी में ही सरकार ने बजट से ठीक पहले 8वें वेतन आयोग को लाने का ऐलान कर दिया, उसके गठन का ऐलान किया जी। मुझे लगता है कि हो सकता है बजट में सरकार जो EPS 95 वाले या जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी पेंशन को लेके भी सरकार कुछ ऐलान कर सकती है। वजह इसकी ये है कि सरकार जिस तरह के रिफॉर्म के एजेंडे पर चल रही है जी, उस एजेंडे पर सरकार हो सकता है कि, और सरकार की ये मंशा है कि पूरा का पूरा जो वर्कफोर्स है, देश का कामकाजी तबका है, उस सबको फॉर्मल सेक्टर में लेकर आया जाए। यहाँ पे सरकार को फिर पेंशन को सुनिश्चित करना होगा। और एक जो बात बार बार कही गई पीछे आई कि साहब उतना कॉर्पस नहीं है जिसके जरिए की ज़्यादा पेंशन दी जा सके जी, लेकिन सरकार को यहाँ इसके लिए इंतजाम जरूर करने होंगे, और हो सकता है कि बजट में इसके लिए कुछ प्रावधान हमको होते हुए, क्योंकि पिछले बजट में अगर आपको याद होगा जो जुलाई में बजट आया था 2024 के, उसमें गिग वर्कर्स के लिए कुछ बड़े इंतजाम जो है विचार किए गए थे। तो क्या सर, अब 8वें वेतन आयोग को लेकर भी जो बातें कही जा रही है कि अभी थोड़ी गाड़ी जो है स्लो चल रही है, उसको लेकर भी कुछ क्या अपडेट आ सकता है? क्या वो बजट में ही ऐलान होंगे? नहीं, 8वें वेतन आयोग को लेकर बजट में ऐलान होना मुश्किल है। हाँ, फंड्स का एलोकेशन जरूर हो सकता है, वो ओवरऑल पेंशन के और जो सैलरी के का जो मद होता है उसमें दिखाई दे सकता है। अदरवाइज बजट में 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड और कोई ऐलान हो भी नहीं सकता, क्योंकि सारा का सारा भी डेलिब्रेशंस का दौर चलेगा, चर्चाएं होंगी, कर्मचारियों के साथ होगी, 8वें वेतन आयोग की आपस में मीटिंग्स होंगी, सरकार के साथ होगी, तो वहाँ पे अभी सरकार को बजट में उसके लिए कुछ ऐलान हो ऐसा मुश्किल दिखाई देता है। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। जब सरकारी कंपनियां मुनाफे की जो है मशीन बन जाएं और सरकार को बिना टैक्स का बोझ बढ़ाए मोटी कमाई होने लगे, तब समझ जाइए कि आगामी बजट जो है, सरकार का बजट जानदार और शानदार रहने वाला है। बजट 2026 में भी कुछ ऐसा ही सीन होने वाला है। खबरें आ रही हैं कि इस बार भी डिविडेंड की बारिश होने वाली है, सरकार के खजाने में भर भर के पैसा आने वाला है। प्रवीण सर, सरकार ने 69,000 करोड़ का डिविडेंड लक्ष्य रखा था। अब तक करीब जो है, जहाँ तक मुझे जानकारी सर, 44,862 करोड़ मिल चुके हैं। यानी अगर टारगेट का लगभग देखिए तो 65% हिस्सा पहले ही आ चुका है। तो फिर भी और उसके अलावा भी कहा जा रहा है कि और पैसा आने वाला है। और लगातार हम लोग मनी सेंट्रल में सर डिविडेंड को लेकर तमाम बुलिश रहते हैं हम लोग। कहा जाता था कि RBI से सरकार को अच्छा खासा डिविडेंड मिलने की बात कही जा रही है। फिर PSU जितने हैं सरकारी बैंकों की तरफ से उनका मुनाफा अच्छा हुआ है। उनके अगर स्टॉक्स के प्राइसेस अगर देखे जाए तो वहाँ भी अच्छी खासी जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इस बार जो सरकार के खजाने में अच्छा खासा फंड आने वाला है। नहीं, बिल्कुल। और सरकार को अगर डिविडेंड से अच्छी कमाई होती है, जो कि पिछले कुछ वर्षों में होती हुई दिखाई भी दी है जी, सरकार ने अपने एस्टीमेट जो रखे उससे तकरीबन हर बार पिछले अगर आप कुछ उनको देखेंगे तो उनको सरकारी खजाने में उससे ज़्यादा पैसा डिविडेंड के तौर पर सरकार को हासिल हुआ है। नहीं, इसका एक डेटा भी है सर कि लगातार ये 5वां साल होगा जब सरकार को जो है डिविडेंड से जो है उम्मीद से ज़्यादा जो है हाँ बिल्कुल। देखिए, सरकार एक बजट में एस्टीमेट देती है जिसको बी कहते हैं ना, जिसको बी बजटरी एस्टीमेट बोलते हैं। वहाँ पे सरकार ने जो, और इस साल भी जो 69,000 करोड़ का एस्टीमेट दिया है, माना ये जा रहा है कि जो डिविडेंड से कमाई है वो इसको एक्सीड कर जाएगा, इससे ज़्यादा कमाई सरकार को होगी। लेकिन बताया ये भी जा रहा है, माना ये भी जा रहा है कि सरकार इसको रिवाइज करने के अभी मूड में नहीं है। ये एक्चुअल जो आ जाएगा सरकार उसको देखेगी, चूँकि पूरे ग्लोबल लेवल पर और पूरे कारोबारी माहौल को लेके एक अनसर्टनिटी बनी हुई है। ऐसे में सरकार कोई बड़ा नंबर नहीं देना चाहती, लेकिन माना ये जा रहा है कि 69,000 करोड़ का जो आंकड़ा है इसको मीट कर लिया जाएगा और इससे एक्सेस कलेक्शन डिविडेंड के जरिए हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल जो जितने भी PSUs हैं, CPSEs हैं, उनके जरिए विशाल जी। लेकिन जो आपने बात कहा सर कि जो अनुमान को इसलिए नहीं बढ़ाया गया, उसके पीछे कुछ तर्क दिए गए। एक तो आपने कहा कि वैश्विक जो हालात हैं उसको लेकर जो है अनसर्टेनिटीज़ बनी हुई है। सरकार का एक कंजर्वेटिव रहना एक अप्रोच ये भी बताया जा रहा है, और बजट पे जो है जोखिम न लेना एक फैक्टर ये भी है सर। तो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ वाला जो फैक्टर है सर, वो देखिए बजट पर भी जो है हावी होता हुआ दिख रहा है। नहीं, कंजर्वेटिव, देखिए कंजर्वेटिव अप्रोच इसी वजह से है। कंजर्वेटिव अप्रोच सरकार की इसीलिए है क्योंकि जो जिस तरह की का माहौल है ग्लोबल लेवल पर, उसमें हो सकता है कि
और अभी जो 44,800 करोड़ रुपए का डिविडेंड आया है ये दिसंबर तक का है। आप मार्च तिमाही में ज़्यादा डिविडेंड आएगा क्योंकि ईयर एंड होगा, क्लोज होगा साल, तो वहाँ से कमाई ज़्यादा हो सकती है। लेकिन सरकार अपने एस्टिमेट्स को अभी एक तरह से कहें कि कंजर्वेटिव या बिल्कुल लो लाइन पे रखना चाहती है। बाद में इसमें इजाफा होगा तो वो सरकार, फ़ायदा सरकार को क्या है, सरकार इस वक्त रेवेन्यू के एक डेफिसिट की मार झेल रही है क्योंकि लगातार रिफॉर्म्स जो कर रही है सरकार, बिल्कुल उसको और खर्च सरकार के बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे आप सरकार को अपने जो खर्चों के हिसाब किताब हैं उसको निपटाने में यहाँ से इस पैसे को की मदद मिलेगी अगर ये 69,000 करोड़ से ऊपर निकलता है। विशाल जी, अब प्रवीण सर एक मामला ये है कि सर डिसइन्वेस्टमेंट जो सरकारी हिस्सेदारी बेचने वाली जो बात होती है उससे जो है कम रकम अगर मिल रही है तो उसको भी भरपाई करने में जो है ये पैसा जो है मदद करेगा। डिसइन्वेस्टमेंट के देखो सर, पहले टारगेट बहुत लंबे चौड़े सरकार ने रखे थे। अगर आप पिछले कुछ वर्षों में देखेंगे 2018, 19, 20 इस दौर को अगर आप देखेंगे, सरकार ने ऊंचे टारगेट्स रखे लेकिन सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करने में कामयाब नहीं हुई। इसलिए सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट्स भी कम कर दी, स्ट्रेटेजिक सेल करना शुरू किया सरकार ने, एसेट्स को अलग किया, ऑपरेशंस को अलग किया, ऑपरेशंस वाला पार्ट बेचा या एसेट्स वाला पार्ट बेचा, इस तरह से सरकार ने करने की कोशिश की। और असली ध्यान गया कि जो कंपनियां हैं इनका टर्न अराउंड हो और इनके जरिए ज़्यादा डिविडेंड हासिल हो। और अगर आप पिछले साल के अगर आप इसको देखेंगे, लास्ट ईयर के जो डिविडेंड है सरकार का 52,000 करोड़ रुपए के आसपास का सरकार ने बजटरी एस्टीमेट रखा था। सरकार के खजाने में 74,000 करोड़ एग्जैक्टली अनुमान था 56,260 करोड़ और मिला 74,129 करोड़। वो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है बॉस। लेकिन हो सकता है इस साल भी जो अभी जो 69,000 करोड़ का जो अमाउंट रखा है, हो सकता है पिछले साल का जो 74,000 करोड़ का जो हाई था, हो सकता है CPSEs के जो डिविडेंड है ये इसको पार कर जाए। और इसके साथ एक बड़ी चीज़ इसमें बहुत महत्वपूर्ण समझने वाली ये है कि जो डिविडेंड का बड़ा हिस्सा है वो आता है ऑयल मार्केटिंग कंपनी से सरकारी। नहीं, मैं वही अगला सवाल मैं आपसे यही पूछने वाला था कि अब डिविडेंड की बात हो रही तो आगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो तय करेंगे कि डिविडेंड कैसा रहेगा। तो एक बात सामने आ रही है कि सरकारी तेल कंपनियों का जो प्रदर्शन है वो सबसे अहम रहेगा और अगर कच्चे तेल की जो अंतर्राष्ट्रीय जो कीमतें हैं वो अगर कम रहती है तो कहा जा रहा है कि तेल कंपनियों का जो मुनाफा है वो बढ़ सकता है। पूरे साल अगर आप देखेंगे तो सरकारी तो जो तेल ऑयल है वो सस्ता रहा, एक चीज। दूसरी चीज, भारत ने ऑयल और डिस्काउंट पे खरीदा रूस से जी। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो भारत का जो क्रूड बास्केट पर जो खर्च है वो कम रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मुनाफे अच्छे रहेंगे और वहाँ से फिर जो डिविडेंड है वो सरकार के खजाने को अच्छी उसमें भरपाई कर सकता है। चलिए सर, अब बजट की बात हो रही है, डिविडेंड की बात हो रही है, तो सर बजट से रिलेटेड एक दो और खबरें हैं उसको भी हमें और इसके साथ इसमें जो माफ़ कीजिएगा, इसके साथ जो डिविडेंड है और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है सरकार का, बेसिकली ये सारा नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। यहाँ पे इनके साथ आपका एक चीज़ और जुड़ती है, वो जुड़ता है RBI का मिलने वाला हर साल का सरप्लस। और दूसरी चीज़ एक बड़ी जो आती है सरकार की किटी में वो आता है टेलीकॉम का स्पेक्ट्रम का AGR या जो टेलीकॉम का यूसेज चार्ज जो जिसे कहते हैं। दो ये चीज़ें और जुड़ती हैं उसके बाद सरकारी खजाने में। और अगर आप पिछले साल का देखेंगे तो FY25 में 5,31,000 करोड़ रुपए सरकार को नॉन टैक्स रेवेन्यू के जरिए मिला था। तो ये एक बड़ा अमाउंट है जो इस साल अगर इसको सरपास करता है, अगर RBI पिछले साल की रकम के मुकाबले ज़्यादा देता है, टेलीकॉम का जो स्पेक्ट्रम चार्जेस ज़्यादा मिलते हैं और CPSE से ज़्यादा पैसा सरकार को मिलता है, तो आप ये मानकर चलिए कि ये जो है 5.5 लाख करोड़ या उसके ऊपर जा सकता है। वहाँ सरकार को इस शॉर्टफॉल को जो रेवेन्यू पार्ट पे जो आपको टैक्स रेवेन्यूज जो हैं उसके पार्ट पे सरकार को तो इससे एक और करने में मदद सर, इससे एक और बात सामने आती है कि आगे और रिफॉर्म्स की जो गाड़ी है वो और बढ़ती हुई नजर आएगी और सरकार जो है अच्छे रिफॉर्म्स को लेकर बिल्कुल सरकार रिफॉर्म की ही गाड़ी। और ये बजट पूरी तरह से रिफॉर्म वाला बजट रहने वाला है, ये आप तय मानकर चलिए जी। तो इस यानी मिडिल क्लास को और तमाम जो है देश की जनता को और अच्छी राहत मिलने की उम्मीद है। और सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो तो बोलते हुए भी नजर आए कि ये कोई पहली दूसरी तीसरी बात है नहीं। आप लगातार अब जो देखिए रिफॉर्म्स को लेकर जो है सरकार जो है कड़े फैसले लेते रहेगी और आपको जो है बेनिफिट देती रहेगी, जैसे GST बचत। और जैसे आज नीति आयोग में प्रधानमंत्री के इकोनॉमिस्ट्स के साथ वित्त मंत्री के साथ एक बड़ी बैठक है, वहाँ पूरे बजट की रूपरेखा पर आज चर्चा होनी है। जो प्री
बजट मीटिंग्स प्री होती है बजट में उसमें तो आप ये मानकर चलिए नीति आयोग में ही राजीव गौबा की अगुवाई में पैनल बना हुआ है जो जी पूरे के पूरे रिफॉर्म किस तरह से किए जाने हैं उसकी रूपरेखा तय कर रहा है। जी। चलिए कल सर। माना जा रहा है कि अभी तक जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से कल कैबिनेट की एक बड़ी बैठक हो सकती है कल सुबह 11 बजे। तो हो सकता है कुछ बड़े फैसले। सरकार इस बार पैर रोकने के लिए तैयार नहीं है। रिफॉर्म की गाड़ी सरकार ने और रोके दौड़ा भी दी क्यों है। सर, जब पैसा आ भी रहा हो और नॉन टैक्स रेवेन्यू से मिल रहा हो और टैक्स से कलेक्शन जो अच्छे मिल रहे हो, जीएसटी का भी नंबर तो अच्छा ही हम लोग देख रहे हैं सर। सर एक और डिमांड है, बजट 2026 से पहले टैक्स पेयर्स की जो मांग जो तेज हो रही है वो किस बेसिस पर है? होम लोन के ब्याज, ईटीसी, हेल्थ इंश्योरेंस और रिटायरमेंट सेविंग से जुड़े जो डिडक्शंस हैं उनकी लिमिट बढ़ाने की जो है मांग बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस पर आपका क्या कहना है सर? और जो 30% वाला जो स्लैब है जिसको हम लोग लगातार जो है मनी सेंटर में डिस्कस कर रहे हैं, उस पर नहीं, आपका क्या मुझको कहना लगता है देखिए एक तरफ जहां सरकार ओल्ड जो रिजीम है, ओल्ड टैक्स रिजीम, उसको डिस्करेज कर रही है, वहाँ से लोगों को शिफ्ट करना चाहती है कि सारे के सारे लोग, पूरा टैक्स पेयर का जो तबका है वो आ जाए नई टैक्स रिजीम में। और ऐसे वक्त पर अगर सरकार जो ये इस तरह के डिडक्शंस थे इनको बढ़ाएगी पुरानी टैक्स रिजीम के तहत, तो फिर लोग क्या रिवर्स माइग्रेट होना शुरू होंगे पुरानी टैक्स रिजीम की तरफ, जो सरकार के लिए सिरदर्द है एक तरह से। ओके। दुनिया भर की कागजी कार्रवाई, दुनिया भर के बिल्स हैं लोगों के। मुझे लगता है ऐसा सरकार नहीं करेगी। बेहतर इसमें कंडीशन ये होगी कि सरकार कुछ चीज़ों को न्यू टैक्स रिजीम में लाए, जिससे कि जो बचे हुआ है, जो 20% के आसपास का जो तबका है पुरानी टैक्स रिजीम में, वो भी शिफ्ट होकर नई टैक्स रिजीम में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोने और चांदी के दाम जो है इस समय बहुत तेजी से बढ़ गए हैं। खासकर चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमत करीब जो है $80 प्रति ऑन्स के पार पहुंच चुकी है। इसी बीच रिच डैड और पुअर डैड के जो लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी ने चांदी की कीमतों को लेकर बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि चांदी में जो तेजी आपको दिख रही है वो एक बबल यानी बुलबुला है और ये आगे जो है चलकर फूट सकता है। सर कियोसाकी साहब अब पलटते हुए नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं अब जो है सतर्क मोड में आ गए हैं। कियोसाकी साहब पलट नहीं रहे, मुझे लगता है वो सतर्क थोड़ा सा कर रहे हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं कि आंख बंद करके या फोमो में आप जी एकदम से अंधाधुंध खरीदारी चांदी की न करें। उनका कहना यह है $75 चूंकि पार कर गई चांदी कल परसों, उनका कहना यह है कि जब $70 के आसपास चांदी हो तब आप इसमें पैसा लगाएं, ऊंचे लेवल्स पर इसमें एंट्री करके फंसे ना, जो कि इस वक्त एक तरह की भगदड़ दिखाई दे रही है कि चांदी ही चांदी चारों तरफ दिखाई दे रही है। तो वो थोड़ा सा आगाह करते हुए विशाल जरूर और नजर कल ही देखिए ना सर, कल 21,000 से लेकर 23,000 बिल्कुल। के आसपास जो है एक दिन में जो है गिरावट आती हुई देखिए सडन तो जो है। कई 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 एनालिस्ट और जानकार इस बात को कह रहे हैं कि चांदी में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, सोने के मुकाबले चांदी में उतार चढ़ाव ज़्यादा। और कल हमने इसी बात को जो आप बता रहे हैं कि 21-22 हज़ार रुपये एकदम से प्राइस डाउन हुए। जो लोग इंट्राडे या इस तरह की ट्रेडिंग करते हैं चांदी में या दूसरे उसमें, उनके लिए एक खतरनाक संकेत है कि आप बहुत ज़्यादा लिवरेज्ड होकर बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशंस अगर बना रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप उसमें ट्रैप हो जाएं। जी। और सर 5 दिन की जो है चढ़ने के बाद जो आज का जो लेटेस्ट अपडेट है, चांदी की कीमत में जो है 3,111 रुपये की गिरावट देखने को मिली। 1 किलो जो है 2,32,000 के आसपास बना हुआ है। हालांकि कियोसाकी ये भी कह रहे हैं कि अगले साल $100 और फिर $200 भी पहुंच सकता है। इसका मतलब चांदी का आउटलुक अच्छा है। ये बहुत सारा जो जितना जानकारों का तबका है वो इस बात को कहता है कि आउटलुक अच्छे हैं, लेकिन अभी आपको सतर्क रहना है। अगर गिरावट आती है तो गिरने का इंतजार करें, जब गिर जाए उस वक्त पैसा लगाएं, वो ज़्यादा बेहतर स्थिति यानी इनके हिसाब से देखा जाए सर, जब गिरावट आए निचले स्तर पर आए तब वहाँ पे आप वैल्यू बाइंग जो है आप कर सकते हैं। बिल्कुल $70 का के आसपास उनका खरीदने फर्स्ट के लिए टारगेट भी हुआ करता था सर। 70 के आसपास जो वो मीट हो गया तो उसके बाद लगता है उन्होंने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी है। चलिए सर बाबा वेंगा की भी बात कर लेते हैं सर। उन्होंने जो है सीधे तौर पर तो नहीं सोने चांदी की कीमतों पर कुछ कहा है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से कहा कि वैश्विक जो है उथल पुथल हो सकती है, उस वजह से जो है उसका असर जो है सीधे तौर पर जो है फिर कमोडिटीज़ पर दिखेगा। और उसके हिसाब से तमाम जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर दुनिया भर में जो है युद्ध और जो तनाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है तो फिर जो निवेशक हैं शेयर बाजार से हटकर जो है पैसा जो है फिर जो है सेफ हेवन जो कहा जाता है सोना चांदी, फिर उसमें पैसा लगाएंगे और फिर वहाँ जो है तेजी आती हुई दिखेगी। आप कितना सहमत हैं सर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी हो उससे इतर हम बिल्कुल जो रियल वर्ल्ड में जो चीज़ें चल रही हैं जी उसको समझने की कोशिश करें। 2 बड़ी घटनाएं पिछले 2 दिनों में हुई हैं विशाल। एक घटना हुई है, क्या रसिया यूक्रेन की पीस डील होगी? जी उसमें जेलेंस्की साहब की मुलाकात
ट्रम्प साहब से हो गई। ट्रम्प साहब ने पुतिन साहब का पक्ष रख लिया है। दोनों लोग एक तरह से तैयार दिखाई दिए, कुछ चीज़ों को लेके असहमति है, टेरिटरी को लेके, इसको लेके वो कह रहे हैं कि हमको इसको 50 साल की यूएस से सिक्योरिटी गारंटी चाहिए, जेलेंस्की साहब। ट्रम्प साहब का कहना है कि हम 15 साल की दे सकते हैं, उसके आगे की गारंटी देने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ रूस में पुतिन साहब के घर पर ड्रोन के अटैक हो गए, उनका कहना है कि यहाँ यूक्रेन ने, जेलेंस्की ने कराए, उन्होंने मना किया कि हमने नहीं कराया, लेकिन इसने रस्साकसी को और तेज कर दिया, जंग को और तेज कर दिया। रूसी राष्ट्रपति ने अपनी फौज को कह दिया है कि जितना इलाका जल्दी जल्दी छीन सकते हो, इससे पहले की कोई डील हो, उससे पहले जो जो इलाके कब्जाए जा सकते हैं, ज़पोरिज़िया जो है इलाका, उसको लेने को लेके उन्होंने फौज को वो कर दिया है, आक्रामक कर दिया कि साहब आप ले लीजिए। तो जब पीस डील की बात कर रहे हैं तब लड़ाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर रूसी राष्ट्रपति के घर पे ड्रोन के अटैक हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जंग थम कम रही है, जंग बढ़ ज़्यादा रही है। तो एक तो मोर्चा ये हुआ जिसने चीज़ों को खराब किया। दूसरी, कल ईरान ने एक बड़ी वार्निंग कह लीजिए या बड़ा एक ऐलान किया। उसने कहा कि हम जो है वो यूरोप, इजराइल और यूएस के साथ एट वॉर हैं, जंग के कगार पे, जंग के हालात में है। अब क्या मिडिल ईस्ट में एक नई जंग छिड़ने वाली है ईरान की तरफ से? अगर ईरान साफ तौर पे ये कह रहा है कि वी आर एट वॉर विद यूरोप, यूएस एंड इजराइल, तो ये चीज़ खतरनाक है। ये अगर माहौल गर्माता है तो फिर क्रूड के प्राइसेस का क्या होगा? फिर पूरी दुनिया में एक बार फिर गोल्ड और सिल्वर को सेफ हेवन के तौर पे लोग इस्तेमाल करने की सोचने लगेंगे। तो मार्केट्स के लिए असल में हालात अभी खराब से ही जान पड़ रहे हैं, और अगर बाजारों के हाल खराब होंगे तो सेफ हेवन में फिर गोल्ड और सिल्वर ही दिखाई देते हैं। तो वही बात है कि अब चाहे आप बाबा वेंगा की भविष्यवाणी समझ लीजिए या किसी और की, लेकिन जो रियल पॉलिटिकल या रियल इश्यूज हैं वो वाकई धरातल पे अभी चीजें अच्छी दिखाई नहीं दे रही। उस हिसाब से अगर देखा जाए सर तो $200 यानी तो चांदी तो 6 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास पहुंचता हुआ दिखेगा, और सोने की अगर बात की जाए सर तो 2.5 लाख के आसपास तो अभी है सर, तो उसको भी लगता है कि 3 लाख 4 लाख के आसपास जाता हुआ दिखेगा। इन सब में पिसेगा मिडिल क्लास, जिसको अभी न केवल देखिए अब हो ये रहा है दुनिया भर में, न केवल सोना और चांदी, कॉपर भी भागने लगा है, प्लैटिनम। अब ये बताया जाने लगा कि साहब कॉपर की सप्लाई बहुत शॉर्ट है। दुनिया भर की कंपनियां कॉपर के जो जितने भी वो हैं भंडार हैं उन पे कब्जा करने में लग गई हैं। कुछ रिपोर्ट्स वायर से लेके रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही हैं कि अगले साल स्मार्टफोन्स महंगे हो जाएंगे। हाँ, स्मार्टफोन महंगे हो जाएंगे क्योंकि चांदी का इस्तेमाल हो रहा है, केबल्स में सब कॉपर का इस्तेमाल हो रहा है। तो मेटल्स ही दरअसल मुझे लग रहा है कमोडिटी बाजार में फोमो हो गया है सर, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली बात है। कमोडिटी बाजार को अगर ओवरऑल अगर आप पूरे मेटल्स को पैक को न देखें, लेकिन कम से कम 3 मेटल ऐसे दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, जहां आग जैसी लगी हुई है। और कॉपर को लेके भी अगले साल के लिए बड़ी लंबी चौड़ी भविष्यवाणियां हैं। अब उसकी भी भविष्यवाणी शुरू हो गई सर कि अब ये भी इस लेवल पर जाते हैं। तो लोगों को लग रहा है कि सोना चांदी हो सकता भाग चुके हैं, कॉपर अभी भागेगा, तो क्या कॉपर में पैसा लगा दिया जाए? तो बाजार मरे हुए हैं, तो लोगों को लग रहा है जहां से पैसा बन सकता है उसके लिए थोड़ा रिस्क ज्यादा भले ले लिया जाए, लेकिन 4 पैसे ज्यादा आने चाहिए। नहीं, लेकिन पैसा बन भी रहा है सर। अगर आंकड़े देखें तो, अगर सोने चांदी का अगर आंकड़ा देखा जाए सर, तो इस साल अगर देखे जाए तो 76% के आसपास तो सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। यानी लेकिन गोल्ड, मेरा एक सवाल है विशाल, इसमें बात सही है, सिल्वर को लेके लगभग 150% के आसपास कितने लोगों ने इसमें पैसा बनाया, कितने लोग ऐसे हैं? ये मेरे दिमाग में हमेशा इस बात को लेके चीज़ें चलती रहती हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को भाप पाए कि सिल्वर को अभी खरीद लो। ऐसे कितने लोग रहे होंगे? क्या इसको बिटकॉइन से भी जोड़कर देखा जाए? उसको भी लेकर कहा जाता था कि ₹1 के आसपास रहता था, ₹10 के आसपास रहता था, $10 बिटकॉइन का भी रैली कोई पकड़ नहीं पाया। स्पेकुलेटिव बेट है जिसका कोई आदि और अंत नहीं, जिसका कोई और छोर नहीं, जिसके पीछे कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं है, वो कोई एसेट नहीं है। ओके। लेकिन गोल्ड, सिल्वर या कॉपर, इनको लेके मुझे ये लगता है कि ऐसे कितने लोग हैं जो समझ पाए, या कुछ बड़े लोग हैं जिन्होंने अपने पास मोटी पूंजी का एक हिस्सा यहाँ लगाया और वहाँ रिटर्न लिया। जी, तो ये एक सवाल जरूर दिमाग में रहता है। चलिए सर, इसकी भी चर्चा जो है अंतहीन है, लेकिन आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।